नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संजय पांडे क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी केमिस्ट्री की पाठशाला रोज़ाना चल रही है यहाँ पे 6 डेज़ अ वीक, जो कि किसी भी कोचिंग इलाहाबाद में आप कहीं भी पता कर सकते हैं। इलाहाबाद में क्या, अक्रॉस इंडिया आप कहीं पता कर सकते हैं। 6 डेज़ अ वीक आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। क्लास 11th भी, क्लास 12th भी हम हर रोज़ समय डेडिकेट कर रहे हैं। 8 to 10 हम क्लास 12th का लेक्चर चलाते हैं और 10 to 12 हम क्लास 11th का लेक्चर चलाते हैं। 12th में इस समय लिक्विड सोल्यूशन नाम का चैप्टर चल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। और 11th में हमने एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट किया है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ। तो आइए, आज हम इसके लेक्चर 6 पे पहुँचे हैं और कल तक हमने देख लिया है कि हम मोलर मासेस कैसे कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह कैसे कैलकुलेट करें। क्या हमने कल तक देख लिया है? क्या हमने मोलर मासेस देख लिए थे कि ग्राम पर मोल में कैसे कैलकुलेट करते हैं? सब कुछ हमने देख लिया था। बहुत सारे कंपाउंड के हमने मासेस कैलकुलेट किए थे कल तक, है ना। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या नाम है? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से क्या समझते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, जैसे H2O, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, H2O। अब भाई साहब H2O में क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 66.66। ओके, नाइस। तो आपने ये जो परसेंटेज फाइंड आउट किया है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से। ठीक है, कि मान लीजिए 3 पार्टिकल है टोटल, मतलब 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं H2O में, और उसमें से 2 H के हैं, 1 O का है। पर जब हम केमिस्ट्री में परसेंटेज आपको फाइंड आउट करने को बोलेंगे, तो उसका आपको सेंस लेना है मास से, कि अगर H2O मॉलिक्यूल का टोटल मास, एक H2O मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है? 18। H2O का 18 AMU। तो उसमें से हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2। पर इसी को हमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि टोटल मॉलिक्यूल का पहले हमें मास लेना है, जिस एलिमेंट का हमें मास निकालने को बोला उसका लेना है, और परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। जैसे हाइड्रोजन का अगर हमें H2O में निकालने को बोला, तो हाइड्रोजन यहां पे कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, 2 एटम है। एक एटम हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 AMU। एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 AMU। तो 2 एटम का कितना हो गया? 2 AMU। पूरे वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 AMU। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू 100। यही तो करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू 100। ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। देखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। हम क्या करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ वाटर इनटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन 2 AMU अपॉन टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल 18 AMU इनटू, विच इज 100/9%। 100/9 इज 11.11%। इतना परसेंट हाइड्रोजन है इसमें। तो ये बताइए ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा? हाँ। क्यों, क्या किया हमने? 100 में से माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स थे, या तो ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन। तो अगर एक 11.11 है तो दूसरा 100 माइनस 11.11 हो जाएगा। ठीक है। कोई बहुत कठिन चीज? अगर बहुत कठिन चीज नहीं है तो सवाल, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास इन ग्लोबल सॉल्ट। सवाल,
फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास इन ग्लोबल सॉल्ट। आप ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला पीछे से देख सकते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करेंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस भाई साहब, जल्दी। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास इन ग्लोबल सॉल्ट। गुड, देखते हैं और किसी का कुछ निकल रहा है। क्या करना है? इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, इधर देखिए। ग्लोबल सॉल्ट होता है Na2SO4 डॉट 10H2O। तो जरा टोटल इसका एक मॉलिक्यूल का मास बताइए। 178 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। अब समझिएगा, जब हमें परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना सल्फर है? 1 एटम सल्फर, 1 एटम ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर विच इज 32। एक सल्फर एटम का मास क्या होता है? 32 m डिवाइड बाय टोटल मास 178 इंटू 100। ये करेंगे ना, क्या आंसर आया? 17.97 परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, यही आंसर आया। हाँ ठीक है, 9798 जो भी है। क्या एक और ये समझ में आया है कैसे हम कर रहे हैं? समझ में आया है? हाँ नहीं, इससे भयंकर आएंगे, इससे भयंकर आएंगे। अभी तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको कंपाउंड की शक्ल दे रखी है और आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। एग्जाम में आता है परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, कंपाउंड बताओ। तो वो मैं इसीलिए तो मैं आपको पहले बेसिक करा रहा हूं कि हितेश भैया आप कर लेंगे, आप आएगा ना तो आप कर लेंगे, चिंता मत करिए। अब सुनिए, अगर ये समझ में आया तो अगला सवाल करिए। सवाल है कि आपको बताना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन of O in percentage composition of O in cane sugar। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ O इन केन शुगर। केन शुगर आपने पढ़ा है? अरे कल ही तो कराया था। चीनी शुगर, अबे चीनी और ग्लूकोज में अंतर नहीं होता है?
देख तो, स्टार्टिंग में देख तो, देख रहा था क्या? C12 H22 O11 कहाँ कर आया है देख। C12 क्या है? नहीं है क्या? क्या सर? तो ये क्या? अबे मैंने सुक्रोज नहीं कराया। ये तो यार, ये तो बहुत ही इम्प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन है। C12 H22 O11, C12 H22 O11। पहली क्लास में आपने हमसे कहा था, आपने हम लोग से कहा था कि कुछ आपने ढूंढ के पता करने को कहा था, पर मेरे को याद नहीं आया क्या क्या? फंडामेंटल वाला था क्या? क्या? अरे वो चार्ज की होता है, सर बताइए। किया किसी ने? नहीं सर, नहीं पता चला। नहीं पता चला। क्योंकि शायद चार्ज का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए डिवाइस नहीं है। गुड गुड। मैं तो सोच रहा क्या बोला था सर, याद ही नहीं आ रहा। गुड। कैसे पता किया? गूगल से नहीं, मतलब थोड़ा सोचा था, कैसे गेस कर लिया शायद होगा। सही बात है। चार्ज का मैग्नीट्यूड करना मेजर करना बहुत मुश्किल है। करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करना आसान है, आसान डिवाइसेस है, एम मीटर वगैरह। इसीलिए करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी रखा गया। C12 H22 O11। करिए करिए करिए, जल्दी करिए। अब ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब क्वेश्चन में। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सर 51.46। 51.46 कैसे किया? 11 इंटू 16 डिवाइड बाई 342। 11 इंटू 16 डिवाइड बाई 342। नहीं, पहले तो पूरा मास निकाल दिया, 342 हो गया। उसके बाद उसका मास तो 176 निकाला ही था। 176 में 342 डिवाइडेड। गुड 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 गुड। देखिए भाई, हितेश भैया ने निकाल लिया, आप लोग कब निकालेंगे? रेचल हो गया? कितना आया? 51.46। गुड। सुनिए 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 जतिन, सुनिए। आया आंसर? अभी नहीं? सुनिए। अरे क्वेश्चन आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन केन शुगर। भाई साहब ये बताइए, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मास ऑफ जो भी हमें, जिसका भी हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई टोटल मास इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? कितने? 11 ऑक्सीजन है ना। एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 AMU अपॉन टोटल मास, इसका टोटल मास 342 और इंटू 100 कर देंगे, इंटू बताइए आंसर। 51.46 परसेंटेज। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा आप सुनिए, सवाल ये नहीं आएगा,
सवाल आएगा उल्टा कि कोई कंपाउंड है, उसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग एलिमेंट का गिवन है कि इस एलिमेंट का इतना परसेंटेज, इस एलिमेंट का इतना परसेंटेज, इस एलिमेंट का इतना परसेंटेज। अब आपको करना क्या है, आपको वो कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है, आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। पर उसके पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या कि दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गुड। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा। क्या आपने इस कंपाउंड के बारे में कल सुना है? सुना है? क्या है? C6H12O6 क्या है ये? ग्लूकोज। क्या आपने इस कंपाउंड के बारे में पहले कभी सुना है? क्या है? एसिटिक एसिड। थोड़ा सा इसको अगर और रीअरेंज करके लिखें तो क्या ये कुछ ऐसा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेगा। क्या आपने इस कंपाउंड के बारे में पहले कभी सुना है? क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड समझते हैं? फॉर्मिक एसिड चींटियों के काटने पे जो एसिड काम करता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से बनता है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। इसको थोड़ा कायदे से लिखेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, लिख दूं? अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं C6H12O6, C2H4O2 या फिर CH2O, ये सारे जो तीनों फॉर्मूले हैं, क्या इनमें हम किसी भी एलिमेंट के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स लिख रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए। अगर ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो क्या हम इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम मेंशन कर रहे हैं ना फॉर्मूले में? तो इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जिसमें हम उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मेजर करते हैं, एक मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जिसमें हम उसके एक मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जिसमें हम उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मेजर करते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, क्या अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 से डिवाइड कर दूं, 1:1 रेशियो बन जाएगा। CH2O, क्या मैं एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 से डिवाइड कर दूं, रेशियो बन जाएगा CH2O 1:2:1, है ना? और फॉर्मेल्डिहाइड में तो करने की जरूरत ही नहीं है। सुनिए,
जब किसी मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, जब किसी मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए कि उनके बीच के एटम्स में सिंपलेस्ट रेशियो हो, सिंपलेस्ट जिसमें हम कोई और नंबर कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जब वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला जब उसके एटम्स अपने सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट हो, किसी भी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला जब उसके एटम्स अपने सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, पर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। क्यों? क्योंकि यहां पे हर नंबर को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे और फिर जो फाइनली फॉर्मूला बचेगा उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट नंबर रेशियो में हमको लिखना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। किसी भी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला जिसमें हम उसके एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला जिसमें हम उस मॉलिक्यूल के एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। है कि नहीं? ठीक है। अब एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको। कोई केला खाएगा? किसी को भूख लगेगा? देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। मुझे ग्लूकोज का क्या लिखना है? ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? बाकी दोनों को देख लो। लिख सकता हूं कि नहीं भाई? अगर मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूं C6H12O6 इज इक्वल टू 6 टाइम्स CH2O। व्हाट इज दिस C6H12O6? ये ग्लूकोज का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये 6 तो कोई भी रैंडम नंबर है, तो इसको कुछ n मान लेते हैं। व्हाट इज CH2O? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से? एक कॉमन नंबर को काट के, इसमें से हमने क्या काटा? 6, इसमें से हमने क्या काटा? 2, इसमें हम 2 को डिवाइड करेंगे ना, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो CH2O फॉर्मूला आया, CH2O फॉर्मूला आया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से किसी कॉमन नंबर को काटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए हम उस कॉमन नंबर को एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बना रहे हैं, सुनिएगा, जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से किसी n नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज में किसको करते हैं? 6 को करते हैं। एसिटिक एसिड में 2 को करते हैं। उसी तरह से जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में उस कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे, करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला, ये चीज याद रहनी चाहिए। जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो ना, पहले इस चीज को लिख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस चीज को लिखिए। देखिए भाई, ये क्या पी रहा है? क्या? आइस टी? ओह, ये कैसे बनती है? मतलब क्या चाय की पत्ती डाल दो पानी में और ठंडा कर दो? नहीं, चाय की पत्ती बाद में पहले, हाँ, उसके बाद सर थोड़ा सा लेमन डाल दिया। हाँ, और हाँ, बस फायदे फायदे फायदा जो भी मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छी लगती है, ठीक है।
सर बट गए मज़ा नहीं आता एकदम, जब चाहिए तो कभी मज़ा आता है। चलो तो मज़ा आता है, ठीक है, मैं भी कभी बना के पिएगा। लिखिए लिखिए लिखिए, हो गया। अब देखिए, जब भी परसेंटेज कंपोजिशन आपको एलिमेंट्स का दिया रहेगा, जब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट्स का दिया रहेगा, उससे आपको फॉर्मूला बनाना होगा, और उससे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या आएगा? ये चीज आप लिख लीजिएगा कि लिखिए, व्हेनेवर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन, whenever percentage composition of elements is given, we will have to make a formula for the compound. We will have to make a formula for the compound, and that formula will be empirical formula. Whenever percentage composition is given of the elements is given, we will have to make a formula for that compound, and that formula will be empirical formula. That formula will be empirical formula. If some extra information is given in the question, then we calculate molecular formula using empirical formula. If some extra information is given in the question, then we calculate molecular formula using empirical formula. ठीक है? अब समझिए कि जब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स गिवन होंगे और वहां से आप फॉर्मूला निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। पर अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो आपको ये n भी चाहिए। अब इस n को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई होगी क्वेश्चन में, तो आप उससे n कैलकुलेट कर लेंगे। n कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ ये वाला। अब जरा ये आप मेरे साथ करेंगे, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो जरा मुझे वो क्वेश्चन लिखवाइए कि क्या, पहले आप बोलिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अब रुकिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज इन्होंने दिया है 4.07% और 24.27 इज कार्बन, 71.65% क्लोरीन। ओके, अब देखिए, सुनिए, जब केवल परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, इस परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्या निकाल सकते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला हम केवल इतने से निकाल लेंगे। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, मोलर मास कितना दिया है? 98.96 ग्राम पर मोल। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, तो जैसे जैसे मैं करूंगा वैसा वैसा आप करेंगे, ठीक है। देखिएगा, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसा वैसा आप करेंगे। स्टेप नंबर वन, और आपको बुक के स्टेप देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप करना सीखिए, ठीक है, पहले आप करना सीखिए, क्योंकि मेरा जो तरीका है बुक से थोड़ा सा छोटा है। तो स्टेप नंबर वन, आप सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं आप उनको ऐसे लिखिए, HCCl, यही एलिमेंट्स है ना, H, C और Cl, ऐसे एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, ऐसे तीन ही एलिमेंट्स दिए गए हैं, H, C और Cl, छोटी सी टेबल बनाइए, ठीक है, ठीक है। पहली लाइन में आप लिखेंगे इनके परसेंटेज कंपोजिशन जो कि आपको गिवन होंगे। पहली लाइन में आप लिखेंगे इनके परसेंटेज कंपोजिशन 4.07, 24.27 और 71.65। पहली लाइन में आप लिखेंगे इनके परसेंटेज कंपोजिशन,
4.07, 24.27 और 71.65। सुनिए, दूसरी लाइन में आप लिखेंगे इनके एटॉमिक मासेस, इनके एक एक एटम के मास 1 AMU, 12 और 35.5। लिख लिया? लिखिए लिखिए लिखिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? परसेंटेज कंपोजिशन लिखा है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है? एटॉमिक मासेस लिखे हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ये आप थर्ड स्टेप पे करेंगे। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, यानी कि सुनिए सुनिए, पहले इधर देखिए, इधर देखिए। आपको करना है 4.07 डिवाइड बाय 1, 4.07, 24.27 डिवाइड बाय 12, 2.14। ठीक है, एक मिनट देख लेते, 2.1 नहीं आएगा भाई, 2.02, वही तो 2.02। ठीक है, और 71.65 डिवाइड बाई 35.5, 2.018। अच्छा, 018 को मैं 02 लिख लूं राउंड ऑफ करके। अब देखिए तीसरा स्टेप आ गया। सुनिए सुनिए, स्टेप्स रिकॉल करते चलिए। पहले स्टेप में हमने क्या लिखी है? परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरे स्टेप में क्या लिखी है? एटॉमिक मास। तीसरे स्टेप में हमने दोनों को डिवाइड किया। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे? इसमें से हम सबसे छोटा नंबर खोजेंगे। ये जो तीनों नंबर आए, इसमें से हम सबसे छोटा नंबर खोजेंगे। तो 2 बराबर है, तो दोनों में से हम कोई भी एक नंबर ले लेंगे। वही 2 बराबर है ना, तो 2.02 हम ले लिए। सबसे छोटा नंबर हम खोजेंगे 2.02। अब उस सबसे छोटे नंबर से हम तीनों को डिवाइड करेंगे। 211, उस सबसे छोटे नंबर से हम तीनों को डिवाइड करेंगे। CH2Cl, हाँ सही है। सुनिए, उस सबसे छोटे नंबर से हम तीनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके रिजल्ट लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली 4.07 को 2.02 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 आया। 2.02 को 2.02 से डिवाइड कर रहा है, 1 आया। 2.02 को फिर 2.02 से डिवाइड कर रहा है, 1 आया। ठीक है, यहां पे अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, अप्रोक्सीमेटली, हाँ, लेकिन उसको उतना ही मानेंगे। ठीक है, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? ठीक है, तो देखिए 4 स्टेप में हमारा सवाल सॉल्व है। देखिए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। क्या पहले स्टेप में हमने परसेंटेज कंपोजिशन लिखी है, दूसरे स्टेप में हमने एटॉमिक मासेस लिख दिए, तीसरे स्टेप में हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और लिख लिया। चौथे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? सबसे छोटा नंबर खोजना है और उससे सबको डिवाइड कर रहा है। सबसे छोटा नंबर 2.02 है, उससे हम सबको डिवाइड कर दिए। क्या 2, 1 और 1 आया? यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी फॉर्मूला होगा उसमें H के 2 एटम होंगे। H के कितने एटम होंगे? 2 एटम होंगे। कार्बन का 1 एटम होगा और Cl का 1 एटम होगा। यही आपका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। इट इज CH2Cl। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl। ठीक है, देखिए बुक में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन है, पलट के आप देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। मेरा क्वेश्चन बस इतने में सॉल्व होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है? क्या आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है? CH2Cl एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब सुनिए, हमें अब निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब क्या मैं CH2Cl का मास निकाल सकता हूं? निकालिए, इसका मास निकालिए CH2Cl का। 49.5। क्या ये 49.5 है? 14 प्लस 35.5, 49.5। गुड, ठीक है, इसका मास आ गया 49.5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू
n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास, अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.96 इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल मास 49.5 इंटू n। n की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2, बस n की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन गया C2H4Cl2। क्या बना? C2H4Cl2। समझ में आया ही कैसे हुआ है? स्टेप्स समझ में आए? हमने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन लिख, सबसे पहले एलिमेंट्स को स्पेसिफाई किया H, C और Cl, फिर उनके परसेंटेज कंपोजिशन लिखे, फिर उनके एटॉमिक वेट लिखे, फिर डिवाइड किया दोनों को, फिर उन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर था उससे सबको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो होल नंबर रेशियो फाइंड आउट कर लिए, वही होल नंबर रेशियो में एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, फिर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, फिर एम्पेरिकल मास इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। क्या हमें n की वैल्यू मिल जाएगी? मिल जाएगी, ठीक है, ओके। क्या अब हम खुद से क्वेश्चन करने की स्थिति में हैं? ट्राई कर सकते हैं कम से कम, हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया। तो आइए हम खुद से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी दीजिएगा, थैंक यू। वन 1.3 करिए, 1.3 एक्सरसाइज का 1.3, एक्सरसाइज का 1.3। एक्सरसाइज का 1.3। O2, डाइऑक्सीजन मीन्स O2। और 1.3 पढ़ के सुनाना क्या है? Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. डाइऑक्सीजन इज O2। वन 1.3 करें। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बोला है, अच्छा अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन में एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल ही सकते हैं, मॉलिक्यूलर नहीं निकाल पाएंगे ना। सर आयरन में 54 है, 56। सर O2 का 32 लिखना, O2 का 32 लिखना। हाँ 32।
क्या FeO2? पता नहीं, अभी मेरे को आंसर नहीं पता, आंसर देखना पड़ेगा, तब सवाल सॉल्व करूँगा तब तो देखूँगा। पीछे देख, इसमें एनसीईआरटी में पीछे आंसर नहीं दे रहे थे। वन 1.17 से दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं। करिए पहले ट्राई करिए, अगर वो वाला हो गया तो ये वाला ट्राई करिए, आसान क्वेश्चन। करिए भाई, प्लीज करिए। राइटिंग समझ में आ रही है? तो वो क्या लिखा है 3.012 के आगे इंटू 10⁻23 उसके आगे मॉलिक्यूल्स। आहा मेरी राइटिंग। The empirical formula of a compound is CH2. C6H12. पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। अब मेरे को आंसर नहीं आता ना, अब केवल क्वेश्चन बना दिया ऐसे ही। देखना पड़ेगा, देखना। हा हा हा। सही हो गई, ठीक लग रहा है। अरे मेरे को भरोसा है तुम्हारे को। सर ट्राई करें? नहीं अभी नहीं, अभी केला खाया। टेस्ट कर लो। कल केला खाने से पहले ट्राई करूँगा। जल्दी 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 जल्दी। चलिए सॉल्व किया जाए क्या? सॉल्व किया जाए। अच्छा पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सुनिए वो एक बार मेरे को क्वेश्चन दिखाइए। 1.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 1.3। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज, अरे भाई साहब 69.9% आयरन। Fe का परसेंटेज दे रखा है 69.9% एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। इस चीज का क्या मतलब है?
तो मतलब 2 ऑक्सीजन है हमारे O2 सुनिए, इन्होंने जबरदस्ती का स्पेसिफाई किया है, अगर ये ऑक्सीजन भी बोल देते तो काम हो जाता। जब भी अगर कहीं लिखा है ऑक्सीजन, उसको हम O2 ही मान के चलते हैं, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड कि O एटम है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड कि O एटम है या N एटम है, हम जो गैसेज हैं उनकी नेचुरली अकरिंग स्टेट को ही मान के चलते हैं। क्या ऑक्सीजन O एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में? नहीं, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्या नाइट्रोजन N के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? नहीं, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्या ओजोन O की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? नहीं, O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसलिए अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, अगर कहीं पे ऑक्सीजन लिखा है तो हम उसको O2 मान के चलते हैं, नाइट्रोजन लिखा है तो हम N2 मान के चलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि डाई ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन इज 30.1%, ऑक्सीजन इज 30.1%। पर हमारे क्वेश्चन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम O2 मान के सॉल्व थोड़ा ना करेंगे, हम O को एज एन एलिमेंट लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं, मॉलिक्यूल्स की नहीं। तो हम O2 मान के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। भले वहाँ पे डाई ऑक्सीजन लिखा रहा है या ऑक्सीजन लिखा रहा है या नाइट्रोजन गैस लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है, हम यहाँ पे कैसे एनालिसिस करते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन में एलिमेंट मान के। कैसे करते हैं? एलिमेंट मान के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम हमारे बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। FeO, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन 69.9 और ये 30.1। एटॉमिक मासेस 56। है सर, मैंने आपसे पूछा था 32 का। सॉरी, अभी मैंने क्या बोला कि चाहे मॉलिक्यूल हो, गैस हो, कुछ भी हो, हम उसको हमेशा एलिमेंट मान के एनालिसिस करेंगे उसकी। कैसे करेंगे? एलिमेंट मान के उसकी एनालिसिस करेंगे। अरे फिर से सुनिए, कैसे करेंगे एनालिसिस उसकी? एलिमेंट मान के। तो क्या यहाँ पे O का 32 लेंगे या 16 लेंगे? 16 लेंगे, क्योंकि हम एलिमेंट मान के कर रहे हैं। सॉरी मैं आपको इतनी बार धोखा दे चुका हूँ कि अब आपको आदत हो जानी चाहिए। सुनिए। अच्छा, क्या इसके एटॉमिक वेट्स 56 और 16? तीसरा स्टेप बताइए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 69.9 डिवाइड बाई 56, दिस इज 1.248 एंड 30 डिवाइड बाई 30.1 डिवाइड बाई 16, दिस इज 1.88। ठीक है जतिन, ठीक है। अब क्या करते हैं? अगला स्टेप हाँ 25 लिख दो। ठीक है, 25 लिख दो। ठीक है, आपकी हम मानेंगे अपने हितेश भैया की बात और हम इसको लिखेंगे पहली बार और हम लिख देंगे 1.25। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाँ, इनमें से पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो 1.25 छोटा है, तो क्या हम 1.25 से इसको डिवाइड कर दें? तो 1.25 से डिवाइड किया तो यहां बना 1 और यहां पे बना 1.505, जिसको हम 1.5 ले लें, इसको हम 1.5 ले रहे हैं, 1.50। ठीक है, ठीक है। तो क्या इसको हम होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम पहले इस नंबर को होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 3? तो क्या दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो? क्या दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो? क्या यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा? और इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या है? 2 Fe के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? Fe2O। ठीक है, दिस इज द आंसर। सॉरी हितेश इससे आपने एक बात सीखी ना कि भरोसा नहीं करना।
हाँ, एक तो मुझ पे भरोसा नहीं करना, और दूसरा कि चाहे किसी भी फॉर्म में एलिमेंट दिया रहे, चाहे किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ दी रहे, O2 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में, कैसे भी, जब हम परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको एलिमेंट की फॉर्म में ही ट्रीट करेंगे। जब हम परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको एलिमेंट की फॉर्म में ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो रेचल समझ में आया? पक्का? नहीं आया अच्छे से? सुनिए, क्या हमें यहाँ पे परसेंटेजेस दिए गए हैं Fe के और डाइऑक्सीजन के? कहाँ से नहीं समझ में आया? अच्छा, 2 और 3 को क्यों किया? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 और 1.5 आ गया, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना दे? Fe1O1.5। क्या आपने ऐसा कंपाउंड देखा है? कंपाउंड में तो एटम्स हमेशा होल नंबर रेशियो में रहते हैं ना, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, या किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर सबसे छोटे नंबर से करिएगा जिससे कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए मैं 4 से कर दूं, 4 से, तो ये क्या बनेगा? Fe4 और ये 1.5 इंटू 4 6, Fe4O6। पर क्या वो एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा? नहीं, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में एटम्स का रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, तो हम 2 से करेंगे ताकि 2 और 3 बन जाए। ठीक है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। वो तो आसान था ना? वो तो आसान था। हाँ। अभी उसमें भी टफ क्वेश्चंस आएंगे, अभी आ नहीं रहे हैं, पर आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो, जैसे कि आज मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा तो उसमें टफ क्वेश्चंस आएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं। कैसे? 3 तरह से। गुड। उसके बेसिस पे आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी करिए। और कल आपको आपकी पहली होमवर्क शीट मिलेगी। ओके, उसको आपको अच्छे से सॉल्व करके लाना है। किया जाए कि नहीं किया जाए? आगे किया जाए। देखिए, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2। एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2। If the mass of 3.012 into 10 की पावर 23 molecules of this compound is 42 gram, find the क्या है molecular formula? अपनी राइटिंग नहीं समझ पाता हूं मैं। Find the molecular formula of this compound। ठीक है, कितना शानदार लिखा है मैंने, आय हाय नजर न लगे। सुनिए। अच्छा, क्या मैंने पढ़ा था कि जब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हो तो उसका मतलब होता है 1 मोल पार्टिकल्स। ठीक है, तो 1 पार्टिकल जब हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स 1 पार्टिकल के लिए। तो जब इतने पार्टिकल्स हो तो हम कितना मोल्स बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, इधर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.012 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स। तो क्या है, ये 1/2 हो जाएगा पूरा कट के, तो दिस इज 0.5 मोल्स। अच्छा, अब सुनिए, क्या ये 0.5 मोल समझ में आया है? क्योंकि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को हम 1 मोल बोल रहे थे, तो 1 पार्टिकल कितने मोल्स हुए? 1 अपॉन दिस। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो क्या मोल्स निकालना समझ में आया? अच्छा, अब देखिए
क्या 0.5 मोल पार्टिकल का मास उसमें दे रहा था, 0.5 मोल पार्टिकल का मास दे रहा है 42 ग्राम, तो 1 मोल पार्टिकल का मास कितना होगा 84 ग्राम। 0.5 का 42 तो 1 का 84 इंटू 2 कर देंगे। अच्छा, तो 1 मोल पार्टिकल्स का मास है 84 ग्राम। बोल रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका CH2 और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 है, इसका इंपेरिकल मास कितना हो जाएगा सर इसका एम्पिरिकल मास 14, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास 2 प्लस कार्बन का 1 एटम का मास 12, तो 12 प्लस 2 14। एम्पेरिकल मास कितना हो गया 14 एम्पेरिकल मास। तो ये बताइए क्या मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास क्या हमें दे रखा 84 इज इक्वल टू n टाइम्स 14, n की वैल्यू 6 आ गई। तो क्या हम यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं, इट इज 6 टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज 6 टाइम्स CH2 विच इज C6H12। गुड हितेश, गुड। क्या ये समझ में आया है? लिख लीजिए जल्दी से इसको, जल्दी से लिखिए, जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। जल्दी जल्दी, फास्ट। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। बका बका। हितेश किस स्कूल में आप? MP ये फुल फॉर्म? और ये कहाँ पे पड़ता है? अच्छा, रसूलाबाद घाट के पास, मतलब आप तेलियरगंज साइड आते हैं। नाइस। और फिर कैसे आते हैं आप? ऑटो वगैरह से? अच्छा, स्कूटी। नाइस। घर कहाँ है? सर ये साइटेड हाउस अशोक नगर। जतिन झालवा से। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। जतिन हो गया? समझ में आया है? हो गया? डिजिटल हो गया? देखिए, अब हम सीखते हैं नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन, ठीक है? और इस पे बेस हम बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे का मतलब है बहुत सारे। नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन हम सीखने जा रहे हैं और आप ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के केवल 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके? नंबर ऑफ मोल्स 3 तरीके। पहला तरीका सुनिए। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर किसी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, एटम का, आयन का, फलाना डिम का, किसी का भी मास गिवन हो, अगर उसका मास गिवन हो और हम उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी कि किसी भी एटम, कंपाउंड, आयन, फलाना डिमके का मास हमें गिवन होगा
और हम उसके मोलर मास से उसे डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। यह है पहला तरीका। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। शानदार। दूसरा तरीका इधर देखिए, अगर जिसको लिखना है लिख ले। अगर एटम्स के, आयंस के, कंपाउंड के, मॉलिक्यूल के किसी के भी नंबर गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, आयंस, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, फलाना ढिमका, कुछ भी किसी का नंबर गिवन है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमने अभी किया था, 3.012 पार्टिकल्स इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स थे। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किया, 3.012 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे 0.5 मोल्स। तो अगर किसी भी पार्टिकल के, चाहे एटम हो, कंपाउंड हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, अगर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पक्की बात। यह है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये दोनों तरीके हर चीज पे लागू होते हैं। तीसरा तरीका हर चीज पे लागू नहीं होता है, वो केवल गैसेस के लिए है, और वो केवल आइडियल गैसेस के लिए। एक गैस, स्पेशल गैस होती है आइडियल गैस। क्या होती है? आइडियल गैस। वो तरीका केवल आइडियल गैस पे लागू होता है। आइडियल गैस क्या होती है हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए देखिए कि किसी भी आइडियल गैस, सुनिएगा, किसी भी आइडियल गैस का अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखें, किसी भी आइडियल गैस का अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखें, प्रेशर 1 बार रखें, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, STP। क्या बोलते हैं? STP। 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को सुनिए क्या लिखेंगे, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। तो किसी भी आइडियल गैस को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे रखेंगे तो उसको बोलते हैं STP। एक और कंडीशन होती है जिसका कोई नाम नहीं होता है, बहुत लोग इसको NTP वगैरह बुलाते हैं, पर इसका कोई नाम नहीं है सच में, आप मेरी बात मानिएगा। ये कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन और 1 ATM। अंतर है, दोनों में अंतर है, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। अब सुनिए, किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल ले लें, तो STP पे हमेशा उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होता है। किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल ले लें तो STP पे हमेशा उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, भले ही वो कोई सी भी गैस हो।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, उस गैस का वॉल्यूम क्या है 22.7 लीटर्स। कितना है 22.7 लीटर। और कितने मोल का, 1 मोल का वॉल्यूम है 22.7 लीटर। इसीलिए बोलते हैं कि 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। जैसे 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास, वैसे 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी इज 22.7 लीटर्स। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म इन्वॉल्व हो गई ना। आइए सारी छोटी छोटी टर्म फिर से आपको बता दूं, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर सारी छोटी छोटी टर्म फिर से आपको बता दूंगा। बोलता हूँ अभी, पहले ये जो बोर्ड पे है वो लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आप पहले से, हाँ चलिए स्टेटमेंट लिखिए। मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.7 liters. Molar volume of any ideal gas at STP is equal to 22.7 liters. ठीक है, ठीक। अब सुनिए, बहुत सारी छोटी छोटी टर्म हो गई, मैं आपको बता दूं फिर से। STP का क्या मतलब हुआ, जीरो, हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस विच इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। एक और कंडीशन होती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। 1 ATM और बार में क्या रिलेशन है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। तो यहीं से आता है 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। इसको भी लिख लीजिए, आपके काम आएगा। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। अब देखिए, सुनिए, मैंने क्या बोला कि 1 मोल गैस की वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। 1 मोल गैस की वॉल्यूम क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। और मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.7 लीटर्स, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी इज 22.7 लीटर। एक और बात, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर इज 22.4 लीटर्स। इसको भी लिखिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर इज 22.4 लीटर्स। दोनों में अंतर है या नहीं, एसटीपी में और 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM प्रेशर में अंतर है। मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस at 0 degree Celsius and 1 ATM pressure is 22.4 liters. 22.4 liters. अब ये सब आ कहाँ से रहा है वो देखते हैं। क्या ये सब लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लिख लिया। आइडियल गैस में एक इक्वेशन चलती है। For ideal gases there is an equation which is called, हाँ, PV is equal to NRT, ideal gas equation which states that PV is equal to NRT. This is R, मेरी गंदी राइटिंग। PV is equal to NRT। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूं। इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए सब लोग। P is pressure of the gas, P is pressure of the gas, P is pressure of the gas। इसको किस किस यूनिट में लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो इसको केवल एक ही यूनिट में लिख सकते हैं। इसको हम केवल एक ही यूनिट में अभी के लिए लिखेंगे, ATM में। किस में लिखेंगे, ATM में।
अगर प्रेशर की किसी भी और यूनिट में प्रेशर गिवन है, जैसे प्रेशर की और भी यूनिट्स होती है ना, तो अगर प्रेशर की किसी भी और यूनिट में गिवन है वैल्यू, तो उसको एटीएम में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर प्रेशर किसी भी और यूनिट में गिवन है तो हम सबसे पहले एटीएम में उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। जैसे 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 मान लो प्रेशर बार में गिवन है, मान लो प्रेशर बार में गिवन है, तो हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटीएम। ये रिलेशन यूज करके क्या हम प्रेशर एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे, एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यूज कर लेंगे। मान लो 2 एटीएम प्रेशर दिया तो हम क्या करेंगे, सॉरी 2 बार प्रेशर दिया तो हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। 0.987 को इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, ओके। अच्छा सुनिए, तो प्रेशर ऑफ गैस को हम यहाँ पे एटीएम में लिखते हैं। V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस या बस वॉल्यूम लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि इन जनरल वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। क्योंकि इतना थोड़ा सा भी गैस अगर किसी कंटेनर में डाल देते हैं तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस की वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सब वही बात है। V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हम लीटर में लेंगे, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी टेकन इन लीटर। अगर किसी भी और यूनिट में गिवन है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी और यूनिट में गिवन है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ मोल्स जो हमें मिलेंगे, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये कभी दिए रहेंगे कभी नहीं दिए रहेंगे। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स। T, अभी R को छोड़िए, अभी T पे आइए। T इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। T इज टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया रहेगा तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। अगर हमें डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया रहेगा तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 3 वैल्यूज रहती हैं, 3 कांस्टेंट वैल्यूज रहती हैं जो कि हमें याद करनी है विथ यूनिट्स, विथ यूनिट्स, तभी हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू हम कब अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हमारे काम बस एक वैल्यू आएगी, बाकी दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय काम में आएंगी, ठीक है। पर क्या हम अभी से याद कर सकते हैं, याद तो अभी से ही कर सकते हैं यार, प्रैक्टिस तो अभी से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए, R की 3 वैल्यूज़ हैं जो अभी हमारे काम आएगी, वो है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। सुनिए, R की कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी 3 वैल्यूज हैं। अभी हमारे काम केवल एक वैल्यू आएगी ऊपर वाली 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। बाकी 2 वैल्यूज अभी हमारे काम नहीं आएंगी, वो जूल और कैलोरी में है, तो वो जब हम एनर्जी से डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में तब हमारे काम में आएंगी, ठीक है, क्योंकि जूल एंड कैलोरी आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ जूल 8.314 एंड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। ये आर की यूनिट्स हैं। क्या प्रेशर ऑफ गैस समझ में आया है, इन एटीएम लेंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर लेंगे, क्या मोल्स हमें निकालने होंगे दिए रहेंगे, क्या टेम्परेचर इन केल्विन लेंगे,
और आर की क्या आर की क्या वैल्यू लेंगे 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस की और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, सुनिए। जैसे एक तो हो गई बार, तो क्या हम अगर बार में प्रेशर दिया तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM कर लेंगे। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM कर लेंगे ना। अच्छा, अब देखिए दो और बहुत प्रसिद्ध फेमस यूनिट्स हैं प्रेशर की। दीज आर mmHg एंड टॉर। और आपको जान खुशी होगी कि दोनों की वैल्यूज बराबर होती है। 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर। 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर। 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg विच इज इक्वल टू 760 टॉर। देख लीजिए, क्या 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर? 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर, अरे है कि नहीं? 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर। और 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, जिसको हम 760 टॉर भी लिख सकते हैं। और क्या 10 mm को हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? तो क्या 760 mmHg इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg? क्या 760 mmHg इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg? है ना, क्योंकि हम 10 mm को 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, सवाल करें। सर ये बताइए, हाँ, सर जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला था उसमें 22.4 लेकिन 22.7 क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर STP बोलेगा तो 22.7 लोगे, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM बोलेगा तो 22.4 लोगे। अच्छा, तो वॉल्यूम वाला हमारा पूरा नहीं हुआ था। सुनो, हमने अभी मोल्स उसके देखे ही नहीं थे कि मोल्स उसमें कैलकुलेट कैसे करें। तो सुनिए, ये तो था आइडियल गैस इक्वेशन का चर्चा, आइडियल गैस इक्वेशन की चर्चा। जब हमें वॉल्यूम के टर्म्स में मोल्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। अगर मामला STP पे चल रहा है, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.7 लीटर। और अगर मामला एट STP, और अगर मामला चल रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM प्रेशर, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। और गिवन वॉल्यूम लीटर में लेना है। यह नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। ठीक है, क्या अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, करें। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। नींद आ रही है? अभी क्वेश्चन करते हैं, नींद उड़ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे।
मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग करते जाएंगे। क्या ये हो चुका है? हो चुका है। जतिन आपका हुआ? आइए अब क्वेश्चन कॉमन है। क्वेश्चन कॉमन क्या है? फाइंड मोल्स। फाइंड मोल्स पार्ट 1। लिखते जाइए, करते जाइए। एक सेकंड सर, नाइट्रोजन गैस आइडियल गैस, नाइट्रोजन आइडियल गैस होती है। अभी आपको सारी गैसेस को आइडियल मान के ही चलना है जब तक बोला ना जाए। इसमें क्या प्रेशर और क्या लगेगा, कौन सा यूज करें? 70 ग्राम। 70 भाई मोल कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। एक तो आप मास से कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ पार्टिकल से, एक वॉल्यूम से। तो जो भी गिवन हो उसके हिसाब से करिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, स्पीड। SO3 गैस, गैस, गैस इन ब्रैकेट्स, गैस एट STP। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया? तब तक कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, मैं अगले क्वेश्चन देता हूं। क्या 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 पूछिए? 14।
जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, फास्ट 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 फास्ट। जल्दी करिए, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी। जल्दी करिए, जल्दी करिए, प्लीज़ जल्दी करिए प्लीज़। करिए भाई करिए, ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या? पीछे क्वेश्चंस हो गए, ये वाला ट्राई करिए। ये क्या है? 8.21 लीटर, यहाँ से दिख नहीं रहा क्या? 8.21 लीटर C2H6 गैस एट 400 केल्विन 2 ATM। क्या मैं इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूं? क्या मैं इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूं? 7th और 8th ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, जल्दी ट्राई करिए।
ट्राई करिए फिर मैं बताऊँ। वॉल्यूम इन लीटर, प्रेशर इन एटीएम, टेम्परेचर इन केल्विन, आर की वैल्यू आपको पता है 0.0821। क्या मोल्स नहीं निकलने चाहिए या निकलने चाहिए? हाँ भाई करिए करिए करिए, हो रहा है, करिए 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 करिए। हो गया, करें हम लोग, ट्राई करें। हाँ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। 164 ना वो, हाँ 164.2 ml ऑफ He गैस, ऑफ He गैस, H हीलियम गैस, हीलियम गैस। जतिन आपका हो रहा है? नहीं आया, मतलब शुरू के आए हैं नहीं? 570 आप उसके आगे टॉर टी क्या ब्रैकेट एन ए एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर इसमें लिया है 6 इंटू 10⁻23, वो 0.23 वाला हटा दिया इसमें। सर सेल्सियस किसमें 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 सेल्सियस वो केल्विन प्लस 273 ऐड करके, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए प्लस 273 ऐड करें, प्लस 273 ऐड करें। ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए। तीन ही फॉर्मूले हैं गिवन मोल्स के, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, और तीसरा सारे हो गए, सारे हो गए भाई, हितेश भैया के सारे हो गए। रेचल बताइए, जतिन बताइए। सर लास्ट के दो मजा बड़े आसान थे, लास्ट के दो अच्छे थे। लास्ट के दो अच्छे थे, बढ़िया। अभी एक आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि हाँ, अरे हुआ कि नहीं हुआ?
आइए देखें आइए इधर आइए। क्या नंबर ऑफ मोल्स हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हमें हर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। 3.2 ग्राम CH4, क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का मास का रिलेशन क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या यहाँ पे अगर मैं देखूं तो n इज इक्वल टू गिवन मास क्या है 3.2 डिवाइड बाय मोलर मास CH4 का 16, CH4 का 16, मीथेन 16। मोलर मास आप कैलकुलेट कर लिए हैं, आपने मोलर मास कैलकुलेट किया है 3.2 डिवाइड बाई 0.2 मोल्स आए हैं 0.2। ठीक है पक्का? जतिन समझ में आया कैसे किया? गिवन मास अपॉन मोलर मास 3.2 डिवाइड बाई 16। इसका मोलर मास कैलकुलेट करने आ रहा है। एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन इज 12, 4 हाइड्रोजन इज 4, 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो 3.2 डिवाइड बाई 16 ये सबका 0.2 आ गया है, 0.2 मोल्स सबका। अगला मोल्स इज इक्वल टू 70 ग्राम डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन गैस। हा नाइट्रोजन गैस 28। अरे भाई अभी मैंने इसके पहले परसेंटेज कंपोजिशन में क्या बताया कि केवल परसेंटेज कंपोजिशन में हम एलिमेंट्स की फॉर्म में एनालाइज करेंगे, पर बाकी जगह अगर नाइट्रोजन भी लिख दिया, नाइट्रोजन गैस भी नहीं लिखा, केवल नाइट्रोजन भी लिख दिया तो हम उसको N2 मानेंगे। ऑक्सीजन लिख दिया तो O2 मानेंगे, ओजोन लिख दिया तो O3 मानेंगे। ओजोन अगर लिख दिया तो हम O3 मानेंगे, नाइट्रोजन लिख दिया तो N2 मानेंगे, ऑक्सीजन लिख दिया तो O2 मानेंगे। केवल O या N एटम हम नहीं मानेंगे, केवल O या N एटम हम नहीं मानेंगे, हम पूरा उसको मॉलिक्यूल मान के सॉल्व करेंगे। तो क्या इसका गिवन मास हो गया 70, 2.5। क्या इसका गिवन मास हो गया 70 और मोलर मास 28 28। कैसे? N2 होगा ना, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का मिला के 28, तो 70/28 दिस इज 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स सबका आया? जतिन समझ में आया? अगला नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। कैसे मोल कैलकुलेट करें हम? मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज 4.5 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या मैं इस 10 की पावर 24 को 10 की पावर 23 लिख दूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो? देखिएगा, क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे लिख दूं मैं? भाई 4.5 इंटू 10 की पावर 24 था, मैंने लिख दिया 45 इंटू 10 की पावर 23। एक मैंने 10 यूज कर लिया। समझ में आया? सर 45 से आपने पॉइंट लगाया कहाँ है? सर पॉइंट कहाँ लगाया इसमें? अरे पॉइंट ये रहा सर मैंने 45 लिखा हुआ है, तभी मैं सोचा 45 लिखा है क्या तूने? यस सर। अरे भैया तभी मैंने उसको 10 पॉइंट बहुत छोटा है क्या? यस सर। दिख रहा है सर, इधर से तो दिख रहा है। चेकअप सर मैंने उसको 450 पीरियोडिक चेकअप ऑफ आईज इज वेरी नेसेसरी। मैंने उसको 450 कर दिया था 10 से मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, इसको मेथड आपको आएगा, बस मेरे को वो चाहिए। सुनिए, तो क्या मैं 4.5 इंटू 10 की पावर 24 लिखा है उसको मैं 45 इंटू 10 की पावर 23 लिख दूं? अगर 45 इंटू 10 की पावर 23 लिख दूं, 10 की पावर 23 10 की पावर 23 गया। ठीक है, अब देखिए ये है, इसको 6 मानिए, 6 इसको 6 मानिए थोड़ी देर के लिए, और इसको 45 मानिए।
इसको 6 मानिए, इसको 45 मानिए। इधर ध्यान से देखिए, 6 मानिए इसको 45 मानिए। तो अगर मैं दोनों को 3 से कट करूं, 3 से डिवाइड करूं, तो क्या यहाँ पे 15 आ जाएगा और क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा? तो क्या यहाँ पे अप्रॉक्स 7.5 आ जाएगा? 15 डिवाइड बाई 2 7.5, अप्रॉक्स 7.5 मोल्स, अप्रॉक्स 7.5 मोल्स। समझ में आया? थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए कैलकुलेशन में, थोड़ी स्मार्टनेस, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ा सा दिमाग। जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स, जल्दी 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 जल्दी। इसका देखिए, इसमें कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही 2.4 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें भी पता है क्या करिए? 21 into 100, ठीक है, 21 into 100। हाँ कर लीजिए, या फिर और भी कुछ कर सकते। सुनिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 24 इंटू 10⁻20? ठीक है, ठीक है, 24 इंटू 10⁻20 लिख लूँ इसको, एक 10 में इसका यूज कर लिया। अब इसको 6.023 ही लिखा रहने दूं इंटू 10⁻23। अब देखिए, इसको 6 की तरह यूज करो, इसको मान लो 6 है, मान लो इसको 6 है, तो 6 4 24 और 10⁻23 को ऊपर ले जाओ, 10⁻20 इंटू 10⁻−23, 10⁻−3, तो आ गया 4 इंटू 10⁻−3 मोल्स, 4 इंटू 10⁻−3 मोल्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 4 इंटू 10⁻−3 मोल्स। अगला करें 0.5। गुड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी आइडियल गैस का 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर्स होता है, एक मोल का अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो क्या यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है? गिवन वॉल्यूम 11.2 डिवाइड बाई 22.4 इज 0.5। ये वाले जल्दी से कर लें, जल्दी करिए, जल्दी 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 जल्दी। बोर हो गए ना? कोई नहीं। 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम। सुनिए सुनिए सुनिए, किसी भी गैस के 1 मोल का 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे कितना वॉल्यूम आता है? 22.4। 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो 11.2 इज गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, इट इज 0.5 मोल्स, इट इज 0.5 मोल्स। अगला ट्राई करिए, अगला जल्दी। 0.2 नहीं है, 0.2 से कम आना चाहिए। ml में है हितेश, ml में 0.2 ही आएगा पक्का? अच्छा, एक सेकंड, हम लीटर में वॉल्यूम को रखते थे। ओह शिट। करिए अभी से भी कर लीजिए, चेंज करिए उसको। 2 इंटू 10⁻⁻4 आना चाहिए, क्योंकि आपने ml को लीटर मान के कर दिया है, और ml और लीटर में कितना अंतर होता है? 10⁻³ का। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 विल बी द आंसर। सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अच्छा, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है? 22.7 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है? 22.7 लीटर्स। अरे बोलिए भाई, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है? 22.7 लीटर्स। तो यानी कि इट विल बी, नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम
4.54 इंटू 10⁻³ लीटर, क्योंकि हमें लीटर में वॉल्यूम रखनी है हमेशा, डिवाइड बाय 22.7 लीटर 7, क्योंकि STP दिया है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM प्रेशर रहता तो 22.4, अगर STP दिया है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार, तो फिर कितना 22.7। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स कितने आ जाएंगे 2 इंटू 10⁻⁴ मेरे ख्याल से। देखिए सॉल्व करके देखिए, ठीक है। सॉल्व करके देखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ, हो गया, देखिए देखिए रिजल्ट चेक करिए जल्दी। 4.54 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 22.7, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, जतिन चले जाए अगले क्वेश्चन पे। हाफ मोल, अच्छा इसका, ठीक है आंसर। अब सुनिए सुनिए सुनिए, क्या इसमें वॉल्यूम दे रखा, क्या इसमें टेम्परेचर दे रखा है इन केल्विन, क्या प्रेशर दे रखा है इन एटीएम, और आर की वैल्यू हमें पता रहती है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो क्या हम PV = nRT लगा सकते हैं? क्या हम इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं? इस वाले में 7 वाले में PV = nR × T। P क्या दे रखा 2, V क्या दे रखा 8.21 = N क्या दे रखा नंबर ऑफ मोल्स जो हमें निकालना है, R क्या दे रखा 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, वैल्यू के साथ याद होना चाहिए। R इज 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर क्या दे रखा 400 केल्विन। तो देखिए देखिए देखिए, अब देखिए देखिए नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा। क्या आप देख सकते हैं कि ये 100 टाइम्स जाएगा, दिव्य दृष्टि खोलें, हाँ दिव्य दृष्टि खोलें, क्या ये आप देख सकते हैं कि 100 टाइम्स जा रहा है। 0.0821 इंटू 100 इज 8.21, तो 100 टाइम्स चला गया, ये 200 टाइम्स चला गया, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 200 विच इज हाफ, विच इज 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स, ठीक है। समझ में आया कैसे करेंगे। PV = nRT लगा देंगे, हमें P दे रखा है, V दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, क्या हम सॉल्व कर लेंगे। अगले वाले का 5 मोल्स, नाइस, लग तो नहीं रहा 5 मोल, ml में है, देख लेना ml में है, तो 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁻3, तुम जब लीटर में लेके करते रहो तो लीटर और ml में कितना अंतर होता है 10⁻³ का। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ml, तो मैं समझ जा रहा हूँ। इसको जल्दी से लिखिए, जल्दी से जल्दी से लिखिए। कोई बात नहीं, और इसमें बहुत अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अभी जब मैं आपको कल होमवर्क दूंगा, क्योंकि कल आपकी सैटरडे, कल सैटरडे आपका, संडे को आपकी क्लास होगी नहीं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा होमवर्क करने का। होमवर्क को एज टेस्ट अटेम्प्ट करिए, एज टेस्ट, ठीक है, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा सुनिए अगला क्वेश्चन, 164.2 ml HE गैस है 27 डिग्री सेल्सियस और 570 टॉर पे। ध्यान से देखिए, क्या हमें प्रेशर ATM में चाहिए होता है, प्रेशर हमें ATM में चाहिए होता है, पर हमें टॉर में दिया है। पर हमें यह पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, तो 1 टॉर इज इक्वल टू कितना ATM, 1/760 ATM, तो 570 टॉर इज इक्वल टू 570 डिवाइड बाई 760 ATM
विच इज 0.75 ATM, 0.75 ATM। ठीक है, हमने सबसे पहले टॉर में जो प्रेशर दिया था उसको ATM में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें PV इक्वल टू NRT में प्रेशर किस में रखना है, ATM में। PV इक्वल टू NRT में हमें प्रेशर किस में रखना है, ATM में। तो हमने सबसे पहले टॉर वाले प्रेशर को कन्वर्ट किया ATM में, प्रेशर आ गया हमारा। अब देखिए वॉल्यूम को, वॉल्यूम ml में दिया है, क्या हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करके, इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करके हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 164.2 ml अगर दिया है तो क्या मैं डिवाइड बाय 1000 करूं तो ये लीटर में आ जाएगा। तो क्या 0.1642 लीटर है ये वॉल्यूम। ठीक है, आर हमें पता रहता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिए, प्लस 273। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, विच इज 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा अब देखिए, और Na को हमें 6 लेना है, 6 इंटू 10 की पावर 23। तो देखिए, अरे ठीक है कुछ नहीं, आ गया होगा। PV इक्वल टू NRT, सुनिए PV इक्वल टू NRT, प्रेशर क्या आया 0.75 ATM, प्रेशर क्या आया 0.75 ATM, वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम क्या आया 0.1642 लीटर, 0.1642 लीटर। हमने NA यहाँ लिया क्यों, क्योंकि जनरल लिया होना है लिया। तुमने अप्रोक्सीमेशन से किया होगा। सर एक बात बताइए, ऐसे PV NRT में डाला तो आ तो गया आंसर, आ गया आंसर, और क्या। देखते हैं होगा कुछ होगा लोचा। एने दे रखा था उसमें क्वेश्चन में तो मैंने दे दिया। सुनिए देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन सुपर फ्लोज भी होती है। सुपर फ्लोज मतलब उसी क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा सुनिए, P रख लिया ATM में 0.75 ATM, वॉल्यूम रख लिया 0.1642 लीटर इज इक्वल टू मोल्स निकालने हमें 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 300। अच्छा अब देखिए क्या मैं इसका ट्वाइस कर दूं तो ये आ जाएगा ट्वाइस, क्या मैं इसका ट्वाइस कर दूं तो ये आ जाएगा। अच्छा, और 0.75 इंटू 2 इज 1.5, 0.75 इंटू 2 इज 1.5, तो मोल्स इज 1.5 डिवाइड बाई 300, कितना आया ये 5 इंटू 10 की पावर -3। क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या? जिसको नोट करना हो जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से नोट करिए, जल्दी। सबसे पहले हमने प्रेशर को ATM में कन्वर्ट किया, टॉर में प्रेशर दिया था ATM में कन्वर्ट किया, फिर हमने वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया, हमने डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया, और फिर हमने मोल्स निकाल लिए। कोई दिक्कत? रिचल कोई दिक्कत? जतिन कोई दिक्कत? हितेश भैया आपका तो हो ही गया। चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त। कल हम पढ़ेंगे, आज हमने मोल्स निकालना सीख लिया, कल हम पढ़ेंगे स्टोक्यूमेट्री, रिएक्शंस की स्टोक्यूमेट्री। ठीक है, अजीब सा टर्म, लेकिन हम कल समझेंगे ये चीज़ होती क्या है। ठीक, और कल हमें मिलेगी होमवर्क की शीट पहली वाली, जो कि हमें सॉल्व करके लानी है मंडे को। किस दिन? मंडे। ओके, चलिए सभा समाप्त।